नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीतेस एकेडमी 2.0 पर। तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का क्रम चल रहा था हम लोगों का और उसको कवर करना है, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बेहतर से कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने राष्ट्रपति के आगे क्रम की, जो कि उनका डिस्कस चल रहा था, और इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो पहले हम 8 नंबर तक के राष्ट्रपति पर डिस्कस कर चुके थे वन बाय वन करके, और उनके बारे में फैक्ट भी जान लिए थे, ठीक। तो अब बात करते हैं 8वां। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि 8वें नंबर पर कौन से राष्ट्रपति थे, और यदि इसके पहले की सीरीज देखनी है राष्ट्रपति की तो वो आपको पहले वाले क्लास पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, ठीक। आर वेंकट रमन, इनके बारे में मैंने बताया था कि ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ठीक। और मैं वीटो पावर बता चुका हूँ क्या है। तो और इन्होंने किस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो इन्होंने निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया था, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला वीटो, प्रथम वीटो, जो कि डाक अधिनियम 1986 में लाया गया था, इस पर लाया गया था डाक अधिनियम 1986 पर। तो उस पर किस वीटो का प्रयोग किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है, किस वीटो का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं इनमें थोड़ा सा और ज्ञानी वो आर वेंकट रमन जी के बारे में और सी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या थे जिन्होंने दूसरा वीटो पावर यूज किया, ठीक है। किस पर यूज किया? तो संसद, क्या बोल सकते हो, सांसद पेंशन अधिनियम, संसद पेंशन अधिनियम 1992 पर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। अब यह क्या थे, ये सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनकी उम्र क्या थी जब चुने गए थे? तो 77 वर्ष के थे, 77 ईयर के थे, 77 ईयर के थे तब ये चुने गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन कि 9वें नंबर पर कौन आते हैं? तो 9वें नंबर पर आपके आते हैं, हाँ, शंकर दयाल शर्मा जी। कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। इनके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया अपना, 4 पीएम के साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इनका यदि कार्यकाल की बात करें तो 1992 से 1997 के बीच में होगा इनका कार्यकाल। किनका? तो शंकर दयाल शर्मा जी का, ठीक है, जिन्होंने 4 पीएम के साथ में कार्य किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, जो 10वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो आर वेंकट रमन नहीं, के आर नारायणन थे, ठीक है, के आर नारायणन, ठीक। अब इनकी बात करें कार्यकाल की तो 1997 से, अब यहाँ से क्योंकि आपको कार्यकाल को पता होना चाहिए, 1997 से 2002 तक कि यहाँ सभी क्या हैं, 5-5 साल तक के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो ये आर मतलब के आर नारायण थे, ये क्या थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। और बात करते हैं हम, जो अब राष्ट्रपति हैं वो सबके चहेते थे, बहुत ही शानदार थे, जो कि 11वें नंबर पे आते हैं, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करेंगे कि ये क्या थे, तो तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। किस नंबर के? तो तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक। अब यदि यहाँ पे बात करें
तो इनका कार्यकाल जो होगा तो 2002 से कहाँ तक होगा, तो 2007 तक होगा। ठीक, अब इनके बारे में यदि बात करें तो इन्होंने भी वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो ये कौन से हो जाएंगे राष्ट्रपति, यानी ये तीसरे राष्ट्रपति हो जाएंगे जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। और इन्होंने कौन सा वीटो पावर प्रयोग किया, तो निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग किया। निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने किस पर किया, तो इन्होंने किया सांसद योग्यता अधिनियम 2005 पर। किस पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सांसद योग्यता अधिनियम 2005 पर। और एक जो दूसरे राष्ट्रपति थे वीटो पावर का प्रयोग करने वाले, जो कि आर वेंकट रमन थे, तो उन्होंने सांसद पेंशन अधिनियम 1992 पर प्रयोग किया था। और इन्होंने किस पर किया, तो सांसद योग्यता अधिनियम पर किया है। ठीक है, कुछ इनकी नियम शर्तें थी कि मतलब सांसद इतने, जो भी सांसद बनेगा वो इतना पास होगा, इतनी मतलब उसकी पढ़ाई निश्चित होगी, ये सब बातें था। तो ये जो कि वीटो पावर इनका चल नहीं पाया था। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और बनेगा कि आरटीआई पर हस्ताक्षर किसने किए थे, किस राष्ट्रपति ने किए थे, किस पर, आरटीआई। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। तो आरटीआई पर हस्ताक्षर करने वाले कौन राष्ट्रपति हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, और आरटीआई एक्ट जब आया था, क्योंकि जब जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेगा तो आरटीआई वो क्या बन जाएगा, एक्ट। ठीक, कब आया था, 2005 में ही आया था। जब 2005 में आया था तो लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक, और इनकी एक मिसाइल की बात करें कि इनकी जो पहली अग्नि मिसाइल थी, वो चलो बात करेंगे अगले उस टॉपिक पे, वो उस पर नहीं घसीटते हैं, नहीं तो बहुत सारी फिर मिसाइलों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं हम अपने 12वें नंबर के राष्ट्रपति पर। कौन है 12वें नंबर के राष्ट्रपति, तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, इनका कार्यकाल की बात करें तो 2007 से कहाँ तक जाएगा, तो 2012 तक जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक, अब जो 13वें नंबर पर आते हैं, यानी 13वें नंबर पर कौन आते हैं, 13 नंबर पर, तो 13 नंबर पर आते हैं प्रणब मुखर्जी साहब। कौन, प्रणब मुखर्जी। अब इनका कार्यकाल की बात करें तो 2012 से 2017। ठीक, तो इनके लिए अगर इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था कि जो अफजल गुरु एवं अफजल कसाब थे उनको फांसी की सज़ा सुनवाई थी इन्होंने। किसने, प्रणब मुखर्जी ने। कौन थे, तो अफजल गुरु और अफजल कसाब। कौन, अफजल कसाब, इनको इन्होंने क्या कराई, फांसी की सज़ा दिलाई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन भी पूछ सकता है, किस ऑपरेशन के तहत, तो लिटिल स्टार करके ऑपरेशन था, लिटिल स्टार, उसके तहत इन्होंने फांसी दिलाई थी। ठीक, किसको, तो लिटिल स्टार जो था उसके तहत, स्टार के तहत गुरु को दिलाई थी फांसी, और जो अफजल कसाब थे इनको फांसी दिलाई थी ऑपरेशन एक्स के तहत। किसके तहत, ऑपरेशन एक्स के तहत। इनको ऑपरेशन एक्स के तहत, इनको लिटिल स्टार के तहत। गुरु हैं तो जाहिर सी बात है स्टार होंगे, तो इनको स्टार के तहत ही इनको फांसी दिला दी। और जो अफजल कसाब हैं इनको ऑपरेशन एक्स के तहत फांसी दिला दी गई। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि 2019 में क्या इनको भारत रत्न भी मिला था, किनको, प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था। तो 2019 में भारत रत्न मिला था, तो 3 लोगों को मिला था, सब लोगों को पता है, किनको, प्रणब मुखर्जी जी को,
ठीक, और इसके साथ भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और इसी के साथ नानाजी देशमुख। कौन कौन? नानाजी देशमुख। ठीक, ये हो गए आपके जो इम्पोर्टेंट है। यदि अब बात करें कि प्रणब मुखर्जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से करते हैं। ठीक है, और जैसा कि राष्ट्रपति है तो राजनीतिक में हैं। ठीक, और भूपेन हजारिका की बात करें तो ये संगीत गायन से संबंधित हैं, और ये कहाँ से हैं तो असम से हैं। और नानाजी देशमुख की बात करें तो नाना राव सब, ये सब कहाँ पे जाएंगे तो सब महाराष्ट्र में ही जाएंगे। नानाजी जितने भी होंगे, नाना राव, नानाजी, पेशवा, ये सब कहाँ? महाराष्ट्र में ही जाएंगे। ठीक, तो ये थे आपके कुछ राष्ट्रपतियों का क्रम। अब आगे और देख लेते हैं जो कि 14 नंबर पर थे। कौन थे 14 नंबर पर? तो रामनाथ कोविंद जी। ठीक, रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक, अब ये क्या है कि भारत के द्वितीय एक तो के आर नारायणन थे, जो कि 1997 से 2002 के बीच में रहे। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, और ये द्वितीय यानी दलित राष्ट्रपति हैं। ओके, इनसे एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि बात करें कि इनकी शपथ कब हुई थी, तो 25 जुलाई 2017 से 2022 तक रहे। और अब यदि यहाँ पे 15वें नंबर की बात करें तो सबको जानता होगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, ये क्या है? प्रथम दलित महिला हैं राष्ट्रपति, प्रथम दलित महिला, और वैसे सेकेंड नंबर की महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, दलित की बात करें तो प्रथम महिला हो जाएंगे, और क्रम की बात करेगा तो द्वितीय हो जाएंगे। ठीक, और यहीं पे आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि उपराष्ट्रपति इस समय जो है जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ये किस नंबर के क्या उपराष्ट्रपति हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यू पर। तो चलिए देखते हैं। तो एमसीक्यू आज हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? तो क्वेश्चन नंबर 65 तक कर चुके थे। ठीक, और 65वां क्या कहता है? कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि स्लाइड गलत लग गई थी, हिस्ट्री की स्लाइड लगी थी। लेकिन जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया तो वो उसमें कोई संशय नहीं है। राष्ट्रपति का हम लोगों ने पूरी तरीके से क्रम देख लिया है, और हमें बात करते हैं उनके एमसीक्यू पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया था, तो 65 एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो जाहिर सी बात है, भारत का महान न्यायवादी इसकी भी करता है राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग की भी करता है, और राज्यपाल की भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार लिए गए हैं, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है। और मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि वो हिस्ट्री की लग गई थी डिस्प्ले। ठीक है, जिस पे हम लोगों ने जितना भी 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, लेकिन वो पॉलिटी के ही माध्यम से डिस्कस किया। ठीक है, और जैसे ही एमसीक्यू आया तो मैंने डिस्प्ले हटा दी और डिस्कस चल रहा है इस पर। ठीक, तो अब देखते हैं हम इस बार इस स्लाइड के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, कौन करेगा? तो जानते हैं, प्रधानमंत्री ये नहीं करता है, ये सलाह देता है नियुक्ति करने की। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ऑप्शन नंबर जो सी कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी भी इसका राइट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है उसको देखते हैं। 67 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है?
किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है। सेना न्याय के प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, अब बात करते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। और यदि बात करें लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन नहीं करता? राष्ट्रपति नहीं करता बिल्कुल भी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। 68 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। ये आरआरबी 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल, जो कि भारत के जो राष्ट्रपति उसकी मर्जी के अनुसार काम करता है, यानी प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 69 हमारा कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है? ठीक है, यानी किसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नियुक्त नहीं करता, नहीं पूछ रहा है इसमें। तो किसको किसको करता है ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग अध्यक्ष वगैरह की। ठीक है, अब यदि बात करें यहाँ पे जो योजना आयोग है, क्या? योजना आयोग। तो योजना आयोग का यदि अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन योजना आयोग इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, और राजकीय भाषा आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। संघ लोक सेवा आयोग की भी शपथ प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है नियुक्ति भी। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 70 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है किसकी? भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री की नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, वित्त मंत्री भी नहीं होगा, और डी तो कट ही जाएगा क्योंकि किसी का भी नहीं बोल रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त बिल के लिए इसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारत भी कि मतलब किसी भी अभियुक्त की फांसी को सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये बात कर रहा है क्षमादान शक्ति, यानी अनुच्छेद 72 की। ठीक है, तो किसकी बात कर रहेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, उसमें यदि बात करी जाए क्षमादान शक्तियाँ तो क्या 5 प्रकार से हो सकती हैं। क्षमा भी हो गई नंबर 1, जैसे लघुकरण भी हो गई, परिहार भी हो गया, विराम भी हो गया, और निलंबन भी हो गया। ठीक है, यदि बात करें हम प्रविलंबन या निलंबन में क्या होता है कि सज़ा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे बोल दे फांसी की सज़ा कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक, और क्षमादान क्या होता है कि फांसी की सज़ा को पूर्ण रूप से क्या? क्षमा कर देना, मतलब फांसी की सज़ा नहीं होगी, तो ये क्षमादान हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहीं पे यदि लघुकरण की बात करें तो सज़ा की प्रकृति को बदला जाता है लघुकरण में जैसे कि बोला जाए फांसी की सज़ा को बदलकर क्या? आजीवन कारावास कर दिया जाए, कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक, और यदि परिहार की बात करें तो परिहार में क्या होता है कि सज़ा की प्रकृति को बदले बिना सज़ा को कम करना, जैसे कि 5 साल की सज़ा है को 2 साल में परिवर्तित कर देना, लेकिन उसका क्या है जो सज़ा जिसमें मिली थी वो नहीं कम होगा। ठीक है, केवल वर्ष ही कम होंगे, मतलब सज़ा का समय ही कम हो सकता है इसमें। और विराम का मतलब होता है सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देना, विराम का मतलब ही होता है कि कुछ समय के लिए रुकना। ठीक है, विशेष परिस्थिति में जैसे कि महिला के गर्भावस्था के कारण सज़ा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाना। ठीक है, तो अब बढ़ते हम लोग, ये थे कुछ किसके? अनुच्छेद 72 के जो क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत आते हैं 5, तो उनके बारे में बात हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 कहता है
कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 72 में तो कितनी है, 14 है। ठीक, अब भला कि क्या एग्लो इंडिया वगैरह हट गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सके। तो देखो, क्षमादान कर सकता है, राष्ट्रपति को है अधिकार। और 73 का जो बी ऑप्शन है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है राष्ट्रपति और अध्यादेश जारी भी कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, उसको देखते हैं क्या कहता है। सेवेंटी फोर कहता है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधि में सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श ले सकता है। 143 आर्टिकल का ये विषय है। ठीक, 74 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, उसको देखते हैं। 75 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 143, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो आपको सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक, और दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 77। बस 1 मिनट रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बस 1 मिनट वेट करिए। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 77 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को कौन सहाय मंत्रणा देता है। ठीक है, तो कौन देता है भाई, तो उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का, जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है ना, ते राष्ट्रपति को क्या देती है, मंत्रणा या सहाय देती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं देते, मुख्यमंत्री भी नहीं देते, राज्यपाल भी नहीं देते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो 78 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आपको हो जाएगा कि आर्थिक यानी वित्तीय आपातकाल आज तक लागू नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि वित्तीय आपातकाल आज का, जब हम मतलब भाग 18 पढ़ेंगे उसको विस्तार से जानेंगे आपातकाल क्या है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, इसको देखते हैं कि विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो जो 79 का ऑप्शन है आपका, वो आपका सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति करता है। कि विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो ये एम हिदायतुल्लाह जी की बात हो रही है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो ये देखिए एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 80 का क्या हो जाएगा जवाब, तो 80 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और जनहित याचिका, ये पीएन भगवती है ना, तो ये जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो
कौन सा कारण नहीं देखते हैं? तो लोकसभा के सत्र को बुलाना तो जायज़ सी बात है, और लोकसभा का विघटन करना तो ये भी एक काम है कि विघटन भी कर सकता है, और लोकसभा का सत्रावसान भी कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब बचा आपका यानी एक ही ऑप्शन, किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करता है, तो यह नहीं करता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 82। कहता है विदेशी देशों के सभी राजदूतों व कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो जो भी होता है विदेश में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके जो पत्र पर आदेश पर हस्ताक्षर होते हैं वो किनके होते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जाकर बनता है विदेश पर राजदूत होते हैं अपने अपने प्रत्येक देश के। तो 82 का जवाब हो जाएगा आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कोई व्यक्ति जैसे किसी भी पद पर नियुक्त होता है विदेश जाने के लिए, तो उसको यानी विदेश का राजदूत नियुक्त किया जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है उसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है? तो किस विधेयक को लौटा सकता है? जो 83 का आपका जवाब हो जाएगा धन विधेयक को। धन विधेयक को ही राष्ट्रपति दोबारा यानी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, बाकी सबको लौटा देगा वो, क्योंकि जो धन विधेयक है ये होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कहता है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो पावर का प्रयोग करता है? तो 84 का जवाब हो जाएगा, जो आपने सुना होगा, निलंबनकारी वीटो, यानी किसी भी विधेयक को वापस करना यानी पुनर्विचार के लिए वापस करना, तो उसको क्या कहते हैं? निलंबन ही कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो संघ एवं समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश क्या जारी कर सकता है, यानी संघ एवं समवर्ती राज्य सूची पर नहीं कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट अच्छा है, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 85 का आपको जवाब मिल गया होगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि आपका 86 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ये 86 कहता है, तो जैसी बात है, तो राज्य सूची पर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो किस परिस्थिति में नहीं कर सकता है? तो जो 87 के ऑप्शन है कि जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, तो ये भी सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सत्र का होना अति आवश्यक, ये महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या करे? संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल के तक रख सकता है, नहीं रख सकता है, ठीक है, और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो देखिए जो 88 का जो ऑप्शन है, तो वो डी आपका सबसे बेटर ऑप्शन है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संशोधित कर सकता है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं करेगा। अस्वीकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको वहाँ से पारित हुआ तो उस पर उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। और अपने पास अनिश्चित काल तक भी नहीं रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बाकी सब ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद,
ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं ना तो ए और ना ही बी। तो ए व बी दोनों यानी प्रतिवर्ष भी कर सकते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी क्या संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब। और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये इतने क्वेश्चन हो गए, बहुत हो गए, पर्याप्त आपके लिए, और आप किसी भी एग्जाम में जाकर एग्जाम को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है, तो 90 का जो ऑप्शन है ए है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता, परामर्श नहीं, तो आर्टिकल 124 का भी विषय नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि 90 का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है, यानी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो बताइएगा आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको। यदि क्लास बेहतर लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ में क्लास यदि अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। अब ये राष्ट्रपति आपका ख़त्म हो गया, इसके बाद आएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उस पर बातें करेंगे और उसको 1 बाय 1 करके फोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। तो तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद।